हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी है वो भी बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैंने स्टार्ट कर दी है एमपी वाले बच्चों को एमपी पीएनएसटी 2026 एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी की स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। अब ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज डेली चलेगी, चैप्टर वाइज। क्लास 12th का आप लोगों के सिलेबस आता है, याद रखना, ठीक है। बायोलॉजी को मैं जूलॉजी और बॉटनी दोनों कवर करवा दूंगी और टाइम बचेगा तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपके कवर करवा दूंगी, ठीक है। बस आपको डेली जुड़ना है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, उसके एमसीक्यू। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से बेटा मैं एमसीक्यू कवर करवा दूंगी। बस आपको एक बार एनसीईआरटी को डेली रीड करके आना है, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पादप लैंगिक प्रजनन के लिए भाग्यशाली क्यों माने जाते हैं? एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 के एमसीक्यू हैं। एनसीईआरटी के शुरू से एमसीक्यू चलेंगे और एंड तक हम सारे एमसीक्यू खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, व्हाई आर प्लांट्स कंसिडर्ड फॉर्चुनेट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ऑप्शन ए दिया है वे जल में रहते हैं, ऑप्शन बी दिया है उनमें पुष्प होते हैं, सी दिया है वे चल सकते हैं, डी दिया है वे बड़े होते हैं। तो देखिए, लैंगिक प्रजनन भाग्यशाली क्यों माने जाते हैं बेटा? इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनमें पुष्प होते हैं, ठीक है। दे हैव फ्लावर्स, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू होगा, ठीक है। चलिए, पुष्पों की महक किसमें सहायक होती है? जो पुष्प होते हैं उनकी महक किसमें सहायक होती है? फ्रेग्रेंस। श्वसन में, रेस्पिरेशन में, परागकण पॉलिनेशन में, पाचन डाइजेशन में, वृद्धि यानी ग्रोथ में। तो याद रख लेना बेटा, जो पुष्पों की महक है वो पॉलिनेशन में होती है, परागण में। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, पुष्पी पादप यानी सभी पुष्पी पादप क्या प्रदर्शित करते हैं? ऑल फॉलोइंग प्लांट्स एक्सिबिट क्या प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए है आलैंगिक प्रजनन, बी है लैंगिक प्रजनन, सी है केवल वृद्धि केवल श्वसन। तो याद रख लेना बेटा, जो पुष्पी पादप हैं वो क्या एक्सिबिट करते हैं? वो करते हैं कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि लैंगिक प्रजनन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रूट, लीफ, फ्रूट एंड सीड या स्टेम। तो याद रख लेना, लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद होता है बेटा वो होता है फल और बीज, ठीक है, लास्ट। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो किसान खेती बाड़ी देखते होंगे उन्हें तो पता है कि अंतिम चीज क्या मिलती है, हमें फल मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प, पुष्पक्रम और पुष्पी अंगों की विविधता क्या दर्शाती है? डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर्स एंड इन्फ्लोरेसेंस रिप्रेजेंट्स एडेप्टेशन, अनुकूलन, भोजन, श्वसन, ग्रोथ। पुष्प, पुष्पक्रम और पुष्पी अंगों की जो विविधता है बेटा वो दर्शाती है अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन कहाँ होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर रूट में, स्टेम में, फ्लावर में, लीफ में। तो याद रख लेना बेटा, एंजियोस्पर्म में, आवर्त बीजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है फ्लावर में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का मानव के लिए क्या महत्व है? ठीक है, पुष्प का मानव के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? ओनली फूड के लिए, ओनली सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए, सौंदर्य, धार्मिक और सांस्कृतिक के लिए, एस्थेटिक, रिलीजियस एंड कल्चर, या फिर केवल औषधि के लिए। देखिए मनुष्यों के लिए ये सौंदर्य के लिए, धार्मिक और सांस्कृतिक के लिए भी होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पुष्प किन भावनाओं को व्यक्त करने का प्रतीक है? फ्लावर्स सिंबलाइज विच इमोशंस? तो देखिए बेटा, पुष्प किन भावनाओं को व्यक्त करने का प्रतीक है? प्रेम,
प्रसन्नता और शौक, लव हैप्पीनेस और सॉरो। ओनली हैप्पीनेस भी नहीं है, ओनली सैडनेस भी नहीं है, ओनली एंगर भी नहीं, तो ये तीनों नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी। ठीक है, प्रेम, प्रसन्नता, शौक, लव, हैप्पीनेस और सैरो का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का अस्तित्व किसके लिए नहीं है? फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉलिनेशन, प्रजनन, मानव उपयोग, बीज निर्माण। तो याद रख लेना, पुष्प का अस्तित्व किसके लिए नहीं है? प्रजनन के लिए तो है, प्रजनन के लिए है, परागकण के लिए है, परागण के लिए है, बीज निर्माण के लिए है, लेकिन ह्यूमन यूज, मानव उपयोग। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के लिए कितने उदाहरण मांगे हैं? एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, सारी लाइनें एनसीईआरटी की हैं, तो याद रखना पुष्पों के लिए, ठीक है, 5 उदाहरण माने गए हैं एनसीईआरटी में, और यही आपको लगा के आना है। कौन कौन से हैं? रोज, कमल, गेंदा, चमेली, सूरजमुखी। याद रख लेना, ठीक है ना। असेसर रीजन में वो पूछ लेगा, फंसा देगा। पुष्पों को बगीचों में क्यों उगाया जाता है? भोजन के लिए, सजावट और सौंदर्य के लिए, दवा बनाने के लिए, लकड़ी के लिए। तो याद रख लेना, हम पुष्पों को बगीचों में इसलिए उगाते हैं ताकि सजावट हो, सौंदर्य के लिए हो, डेकोरेशन एंड ब्यूटी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार द्वारा पुष्पों का उपयोग कब किया जाता है? When are flowers used by families? केवल रोजाना, ओनली डेली, केवल उत्सवों में, ओनली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, केवल व्यापार में, ओनली इन बिजनेस, केवल अध्ययन में, ओनली इन स्टडी। याद रख लेना, परिवार द्वारा पुष्पों का उपयोग कब किया जाता है? केवल उत्सवों में। ठीक है ना, ज्यादातर। फिर और क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिकल्चर क्या है? व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? फलों की खेती, फ्रूट कल्टीवेशन, फूलों की खेती, फ्लावर कल्टीवेशन, सब्जियों की खेती, वेजिटेबल कल्टीवेशन, अनाज की खेती, ग्रेन कल्टीवेशन। ठीक है, ये चीज भी रख लेना याद, इंग्लिश में आ जाते हैं। तो फ्लोरिकल्चर बच्चों हम कहते हैं फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फ्लावर से याद रख लेना फ्लोरिकल्चर। डन। चलिए एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प क्या है? एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प क्या है? ओनली डेकोरेशन, आकार की एवं भ्रूणीय आश्चर्य, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोलॉजिकल वंडर, ओनली फूड, ओनली वाटर। तो याद रख लेना, एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प क्या है? आकार किए, मॉर्फोलॉजिकल एंड भ्रूणकीय, एम्ब्रोलॉजिकल, आश्चर्य है, वंडर है। डन। चलिए पुष्प का मुख्य कार्य क्या है? पुष्प का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? रेस्पिरेशन, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डाइजेशन या ग्रोथ। तो याद रख लेना, जो पुष्प का कार्य है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, कक्षा 11 में पुष्प के किस विषय का अध्ययन किया जाता है? केवल रंग का, पुष्प के अंग का, केवल आकार का, केवल स्वाद का। तो याद रख लेना, पुष्प के अंग का, पार्ट्स ऑफ फ्लावर का क्लास 11th में हम लोग अध्ययन करते हैं। याद रख लेना, लेकिन अभी हमें क्लास 11th नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? 12th पढ़ना है, क्योंकि 12th का ही आएगा आपकी पीएनएसटी में। ठीक है ना बेटा, और इस बार तो माइनस मार्किंग हो गया है बेटा। ठीक है ना, तो बड़े संभल के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है अब आपको। चित्र आप 1.1 देखना एनसीईआरटी में। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाना आप लोग। किसमें सहायक है? फिगर 1 देखना बेटा, यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं है, नहीं मैं आपको बता देती, यहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ जहाँ पे। तो देखिए बेटा, एनसीईआरटी के फिगर 1.1 में देखना कि क्या है, जड़ याद करने में, पुष्प के अंगों को याद करने में, पत्तियों को याद करने में, या फल को याद करने में। 1.1 वाला फिगर देखना आप लोग। ठीक है, तो याद रख लेना, उसमें बेटा आपको दिखेगा पुष्प के अंगों को याद करने का पार्ट्स। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, लैंगिक जनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुष्प के 2 अंग कौन से हैं?
विच टू फ्लावर पार्ट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ऑप्शन ए है पंखुड़ी और बहदल, पेटल एंड सेफल, पुंकेसर और स्त्री केसर, स्टेमेन एंड फिस्टिल, जड़ और तना, रूट एंड स्टेम, पत्ती और शाखा, लीफ एंड ब्रांच। याद रख लेना बेटा, लैंगिक प्रजनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो 2 अंग होते हैं वो होते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर, स्टेमेन एंड फिस्टिल। इनके बिना बच्चा लैंगिक प्रजनन पॉसिबल ही नहीं है। 2 लोग मिलेंगे जब भी प्रजनन होगा लैंगिक, ठीक है ना। पुंकेसर किससे संबंधित है? स्टेमेन किससे रिलेट करता है? फीमेल रिप्रोडक्शन से, मेल रिप्रोडक्शन से, फूड से, वाटर से। इनका तो कोई लेना देना नहीं है। याद रख लेना, पुंकेसर है वो मेल रिप्रोडक्शन होता है और जो स्त्री केसर होता है वो फीमेल होता है। डन। चलिए किसी भी क्वेश्चन में बेटा कोई भी डाउट होता है आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी दीदू हमेशा आपके साथ है, ठीक है ना। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर किससे संबंधित है? पिस्टल इज रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्शन से, फीमेल रिप्रोडक्शन से, रेस्पिरेशन से, डाइजेशन से। तो याद रख लेना, स्त्री केसर किससे संबंधित है? मैंने बताया था फीमेल रिप्रोडक्शन से। देखिए शॉर्ट में आंसर है 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, स्टेमेन होता है, एक पिस्टल होता है, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प विकसित होने से पहले क्या तय करता है? देखिए पुष्प विकसित होने से तय करता है पुष्प बनने की संभावना, ठीक है। फ्लावर फॉर्मेशन इज डिटरमाइंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को रट लेना है और डेली क्लास चलेगी आपकी। और आपका जो एग्ज़ाम है बेटा वो मई या जून में होगा, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आ जाएगा मई में और जून तक हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो मैं आपको, देखिए अभी मार्च निकल गया है, अप्रैल और मई 2 महीने तो हैं आपके पास, ठीक है। तो 2 महीने में मैं कोशिश करूँगी बेटा कि आपका सिलेबस करवा दूंगी सारे MCQ NCERT की हर एक लाइन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प बनने से पहले कौन से परिवर्तन शुरू होते हैं? अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट कर देना कि दीदू PDF चाहिए। पुष्प बनने से पहले कौन से परिवर्तन शुरू होते हैं? और केवल जल में परिवर्तन, वाटर चेंजेस, हार्मोन एवं संरचनात्मक, हार्मोन एंड स्ट्रक्चर, केवल भोजन में परिवर्तन, ओनली फूड चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंजेस। तो याद रख लेना, पुष्प बनने से पहले कौन से परिवर्तन शुरू होंगे? हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन शुरू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरल प्राइमोडियम क्या है? जो फ्लोरल प्राइमोडियम है वो क्या है बेटा? ठीक है, तो याद रख लेना वो है एक पुष्प का प्रारंभिक विकास, इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरल प्राइमोडियम में क्या होता है? जो फ्लोरल प्राइमोडियम है बेटा उसमें होता क्या है? तो देखिए जो फ्लोरल प्राइमोडियम है उसमें होता है ओनली वृद्धि, क्या केवल वृद्धि, बी है विभेदन एवं विकास, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, केवल रेस्पिरेशन, या फिर ओनली वाटर एब्जॉर्प्शन यानी जल अवशोषण। तो याद रख लेना बेटा, फ्लोरल प्राइमोडियम में क्या होता है? डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट यानी विभेदन होता है और विकास होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पक्रम यानी इनफ्लोरेसेंस क्या धारण करता है? जो पुष्पक्रम होता है बेटा वो क्या धारण करेगा? जड़, पुष्प कलिकाएं और पुष्प, पत्तियां या तना। तो देखिए जो फ्लोरेसेंस है वो क्या धारण करेगा? तो याद रख लेना वो धारण करता है फ्लावर वर्ड्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। पुष्प कलिकाएं और पुष्प धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुमंग किससे संबंधित होता है? जो पुमंग होता है बेटा वो किससे संबंधित होता है? पुमंग, तो याद रख लेना बेटा जो पुमंग होता है वो संबंधित होता है नर जनन अंग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंग किससे संबंधित होता है? गायनेशियम इस, गायने से समझ में आया होगा, आपने देखा होगा कि जो फीमेल से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं गायनिक होते हैं, तो यहाँ पे समझ में आया होगा जयंग यानी गायनिक किससे संबंधित होता है? मादा प्रजनन से। 10। चलिए जो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट याद करने लायक है उसमें हमें टाइम खराब नहीं करना है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंकेसर का समूह क्या कहलाता है। देखिए पुंकेसर के समूह को हम लोग कहते हैं पुमंग, एंडोसियम। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुमंग किस जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। किस जनन अंग का, तो देखिए पुमंग है तो किसका करेगा, मेल से रिलेटेड है तो नर का करेगा। ठीक है। जायंग किसका प्रतिनिधित्व करता है, मैंने बताया था जायंग किससे संबंधित है, मादा से, तो किसका प्रतिनिधित्व करेगा, मादा जनन अंग का। ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पिस्टिल मतलब गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टेमेन एंडोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, याद रख लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंकेसर के दो मुख्य भाग कौन से होते हैं। तो याद रख लेना जो पुंकेसर है उसके मेन दो भाग होते हैं, तंतु और परागकोश, फिलामेंट एंड एंथर। डन। चलिए तंतु यानी फिलामेंट क्या है, ऑप्शन ये दिया है बेटा, पुष्प का भाग पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुंकेसर का लंबा पतला डंठल लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक ऑफ स्टेमेन, बीज का भाग फल का भाग। याद रख लेना बेटा जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है, पुंकेसर का लंबा जो पतला भाग होता है उसी को हम फिलामेंट बोलते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकोश यानी एंथर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है फिलामेंट को, वी है पुंकेसर का अंतिम सिरा, टर्मिनल पार्ट्स ऑफ स्टेमेन, या फिर पंखुड़ी या जड़। सॉरी बेटा। तो देखिए परागकोश किसे कहते हैं हम लोग, पुंकेसर का अंतिम सिरा, उसे ही हम परागकोश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंतु किससे संबंधित होता है। जो तंतु होता है बेटा वो किससे संबंधित होता है, लीफ से, पत्ती से, पुष्पासन या पुष्पदल से, जड़ से या फल से। तो याद रख लेना बेटा जो तंतु होता है, ठीक है, वो किससे जुड़ा होता है, ठीक है, तो वो जुड़ा होता है बेटा, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है पुष्पासन या पुष्पदल से। देन करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकोश की संरचना कैसी होती है। बेटा जो परागकोश है उसकी संरचना कैसी होती है, एक कोष्ठी, द्विपालिका, त्रिपालिक या फिर गोल। तो याद रख लेना जो परागकोश है उसकी संरचना द्विपालिक होती है, बाइलोब्ड होती है। डन। दो लोब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं। तो याद रख लेना बेटा एक पाली में जो कोष्ठ होते हैं ना, ठीक है, वो कोष्ठ होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। डन। चलिए डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें हैं, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकोश किस प्रकार का होता है, ठीक है, परागकोश किस प्रकार का होता है। तो याद रख लेना जो परागकोश है बेटा वो द्विकोष्ठीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकोश में खांच का कार्य क्या है। परागकोश में खांच का कार्य क्या है, तो एंथर है बेटा, एंथर होता है, ठीक है, एंथर होता है, ये ऐसा ही हो गया, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। परागकोश में खांच यानी ग्रोव का कार्य क्या है, तो याद रख लेना बेटा वो उसका पहला ऑप्शन दिया है फूड प्रोडक्शन, भोजन बनाना, कोष्ठों को अलग करना, सेपरेटेड लोक्यूल्स, पानी संग्रह करना, वाटर स्टोरेज, या प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। याद रख लेना बेटा परागकोश में जो खांच है उसका कार्य होता है कोष्ठों का अलग करना। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो आप लोग पढ़ लिया करो क्योंकि फोकस आपको लिखा है, आप लोग इंग्लिश वाले हो समझ लोगे। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं बेचारे उनके लिए कम क्लासेस होती हैं, तो दोनों बच्चों के लिए, लेकिन मैं हिंदी में ज़्यादा बोलती हूँ तो बेटा इंग्लिश वाले बच्चों सॉरी, आप होशियार भी होंगे, ठीक है, आपको इंग्लिश आती है तो आप लोग पढ़ लिया करो, ठीक है ना। लघु हिंदी क्योंकि देखिए दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगी मैं तो आपके एमसीक्यू कम कवर होंगे, ठीक है ना। तो लघु बीजाणु धानी कहाँ स्थित होते हैं, यानी कि माइक्रोफोरेंजिया कहाँ लोकेटेड होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जड़ में, लीफ में, पत्ती में, परागकोश के कोनों पर या तने में। तो याद रख लेना जो लघु बीजाणुधानी होते हैं बेटा वो एट द कॉर्नर्स ऑफ एंथर, परागकोश के कोनों पर होते हैं। ठीक है, लघु बीजाणुधानी आगे किसमें विकसित होते हैं बेटा, जो लघु बीजाणुधानी होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो आगे विकसित होते हैं परागपुटी में, यानी पॉलन सैक में। याद रख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं।
परागपुटी क्या भरा होता है? जो परागपुटी है पोलन सैक है उसमें क्या भरा होता है? वाटर, परागकण, फूड या बीज? याद रख लेना बेटा, जो परागपुटी है उसमें क्या भरा होता है? परागकण यानी पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकोश का आकार कैसा होता है? ये फिर अनोदर लिख गया, एंथर होता है। ठीक है बेटा, एंथर। तो यहाँ पे पूछा है परागकोश का आकार कैसा होता है? राउंड, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्कोणीय, लॉन्ग, अनियमित? याद रख लेना बेटा, जो परागकोश है उसका आकार होता है चतुष्कोणीय, टेट्राहेड्रल। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी का आकार कैसा होता है? तो लघु बीजाणुधानी है बेटा, उसका आकार कैसा होता है? चाकोर, गोल, त्रिकोणीय या लंबा? तो याद रख लेना, लघु बीजाणुधानी है बेटा, उसका आकार होता है वो होता है गोल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी कितनी भित्ति परतों से घिरी होती है? तो याद रख लेना बेटा, जो लघु बीजाणुधानी है वो कितनी भित्ति परतों से घिरी होती है? तो याद रख लेना वो घिरी होती है बेटा, ठीक है, 4 परतों से। कितनी परतों से? 4 परतों से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो याद रख लेना बेटा, लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी जो परत होती है वो होती है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस। डन। चलिए कौन सी परत परागकोश के स्फुटन में सहायक है? एनोदर नहीं बेटा, एंथर ही है ये। ठीक है, ये साले मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो कौन सी परत परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है? तो याद रख लेना, जो परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है वो होती है एंडोथीस। ठीक है, एंडोथीसियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपिटम का कार्य क्या है? जो टेपिटम होता है उसका कार्य क्या है? सुरक्षा, परागकणों को पोषण देना, जल संग्रह या प्रकाश संश्लेषण? याद रख लेना, टेपिटम का काम होता है परागकणों को पोषण देना। टेपिटम। डन। चलिए टेपिटम किस परत से सबसे अंदर स्थित होता है? किस परत के? रूट के, एंथर के, पत्ती के, स्टेम के, तना के? तो याद रख लेना परागकोश के। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजाणु जनन ऊतक कहाँ पाया जाता है? बीजाणु जन ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो याद रख लेना बेटा, जो बीजाणु जन ऊतक है वो पाया जाता है केंद्र में, इन अ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजाणु जन ऊतक क्या बनाता है? बीज, परागकण, फल, जड़? तो याद रख लेना बेटा, बीजाणु जन ऊतक है वो बनाता है पोलन ग्रैंड्स यानी परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी बेटा, सॉरी 1 मिनट प्लीज। तो बेटा कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम? ये नहीं था। टेपिटम किस परत के अंदर स्थित होता है? बेटा ये हो गया था, है ना। टेपिटम किस परत के अंदर स्थित होता है? एंथर परत के। ये हो गया था बीजाणु ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो गया था शायद बीजाणु ऊतक कहाँ पाए जाते हैं बेटा? केंद्र में, इन अ सेंटर। ठीक है, इन द सेंटर। और बीजाणु जन ऊतक क्या बनाता है? तो यही हो रहा था मेरे हिसाब से। चलिए बीजाणु जन ऊतक क्या बनाता है? तो याद रख लेना बेटा, पोलन ग्रैंस बनाता है, परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणु किस प्रक्रिया से बनते हैं? सॉरी बेटा, मोबाइल है, हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणुधन किस प्रक्रिया से बनते हैं? माइक्रोस्पोर से, आर फॉर्म्ड बाई? तो याद रख लेना किससे बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक है, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो बेटा। और लास्ट में मैं आप सभी लोगों को QR कोड दूंगी। जितना हो सके बेटा आप लोग ज़रूर स्मार्ट बोर्ड के लिए आप लोग ज़रूर मदद करना। ठीक है, क्योंकि मैं बेटा आप लोगों के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड होगा तो बेटा तो मेरा एक वादा है, जितना भी कंटेंट मैं बच्चों को प्रोवाइड करूंगी, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। भले ही आप QR कोड पर पैसों से मदद ना कर पाओ, लेकिन वीडियो शेयर करके तो मदद कर सकते हो। मैं बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में नीट और नर्सिंग वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना चाहती हूँ। बस इसलिए मैं डोनेशन मांग रही हूँ, क्योंकि बेटा अभी मेरे पास सिर्फ मोबाइल है और मोबाइल के थ्रू में बेटा आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, एक डिजिटल स्टूडियो होगा तो मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणु में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो याद रख लेना, जो लघु बीजाणु है
उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो याद रख लेना 4 कोशिकाएं होती हैं। लघु बीजाणु यानी चतुष्कीय की सूत्र गुणता यानी प्लॉइडी क्या होती है? 2n, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड? तो याद रख लेना उसकी होती है एक गुणित, हैप्लॉइड होती है, n होती है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोश के स्फुटन पर क्या निकलता है? ये बच्चा एंथर को उसने गलत कर दिया, अनोदर को सही कर दिया, लेकिन यहाँ एंथर होता है। ठीक है बेटा, देखिए पराग कोश के स्फुटन पर क्या निकलता है? तो देखिए जब पराग कोश स्फुलित होते हैं तो उनसे निकलता है बेटा पोलन ग्रैन्स यानी कि परागकण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पराग मात्र कोशिका से क्या बनता है? तो देखिए बेटा प्रत्येक, ठीक है, ईच पोलन मदर सेल से क्या फॉर्म्ड होता है? तो याद रख लेना 4 लघु बीजाणु, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर्स। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणु धानी का निर्माण किससे होता है? तो याद रख लेना बेटा जो लघु बीजाणु धानी है उसका निर्माण किससे होता है? जड़ से, परागकण से, लीफ से या तना से? तो याद रख लेना बेटा उसका निर्माण होता है परागकण से। चलिए नेक्स्ट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, टेपिटम मतलब क्या करता है? न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रैन्स, उसके लिए पोषण देता है। माइक्रोस्पोंजियम साइट ऑफ पोलन फॉर्मेशन है, ठीक है, पोलन का यहाँ पे निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर टेट्राइड कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, याद रख लेना, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? परागकण मादा का, मेल का, बीज का, फूट का? याद रख लेना परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? मेल गैमीट का, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिबिस्कस यानी गुड़हल के परागकण किस रंग के होते हैं? पोलन ग्रेन्स ऑफ हिबिस्कस आर वाइट, रेड, येलो, ब्लू। याद रख लेना बेटा जो हिबिस्कस है, ठीक है, हिबिस्कस के परागकण किस रंग के होते हैं? तो याद रख लेना बेटा पीले रंग के होते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकणों को देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व पोलन ग्रैन्स? दूरबीन यानी टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, कैमरा, कंप्यूटर? याद रख लेना बेटा परागकणों को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। डन, कई टाइप के सूक्ष्मदर्शी होते हैं, कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा बेहतर दिखता है लेकिन ज़्यादातर जगह कंपाउंड अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण का समान आकार कैसा होता है? जनरल शेप ऑफ पोलन ग्रैन्स। बेटा आप लोग ज़रूर अपने कम से कम 10 फ्रेंड को जोड़ना प्लीज़ बेटा, आप लोगों के लिए कह रही हूँ, वो QR कोड सभी जगह डालो, रिश्तेदार, रिलेटिव, जिससे बेटा मैं आप सभी लोगों के लिए मांग रही हूँ, बाकी मेरा कोई नहीं है। आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो बेटा अभी मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं खुद से ही, कुछ आप मदद करोगे कुछ मैं, तो बोर्ड आ जाएगा डिजिटल, बट अभी आप नहीं करोगे मदद तो अभी आप इसी से पढ़ते रहो, फिर मेरे पास जब होगा पूरा तो मैं फिर जब लूँगी। आप लोगों का मदद रहेगा तो ये जल्दी आ जाएगा। देखिए आप लोग ना 100, 50, 10, 20 रुपया ही दोगे ना तो मेरी बहुत सारी मदद हो जाएगी, फिर मेरे अब कुछ अपने हैं ही। ठीक है, तो चलिए जैसा आपको सही लगे, नहीं तो आप इसी पे पढ़िए। चाकोर, गोलाकार, त्रिकोणीय, लंबा? तो याद रख लेना परागकण का समान आकार होता है स्फेरिकल, गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण का व्यास लगभग कितना होता है? तो जो परागकण है बेटा उसका व्यास है वो लगभग कितना होता है? याद रख लेना 25 से 50 माइक्रोमीटर, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण की भित्ति कितनी परतों वाली होती है? परागकण की जो भित्ति है बेटा वो कितनी लेयर्स वाली होती है? 2, 1, 3, 4? तो याद रख लेना वो होती है 2, ठीक है, 2। चलिए बाह्य भित्ति यानी एक्सिन किससे बनी होती है? एक्सिन इज मेड अप प्रोटीन से, स्टार्च से, स्फोरुलिन से, लिपिड से? तो याद रख लेना बाहर की जो भित्ति है वो बनी होती है परागकण की स्फोरुलिन से। डन, चलिए नेक्स्ट है स्फोरुलिन की विशेषता क्या है? तो देखिए बेटा जो स्फोरुलिन होता है उसकी विशेषता क्या होती है? अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, हाईली रेसिस्टेंस होता है, याद रख लेना। डन 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 डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरुलिन को क्या
स्पोरुलिन को कौन सा कारक नष्ट नहीं करता? तो जो स्पोरुलिन है बेटा उसको कौन सा कारक नष्ट नहीं करेगा? एंजाइम, एसिड्स, अल्कली, क्षार। तो देखिए सभी इसको नष्ट नहीं करेंगे, तीनों ही। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। जनन छिद्र यानी जर्मपोर कहाँ होते हैं? ऑप्शन ए है एंडोथीसियम में, बी है एक्साइन में, सी है एंटाइन में, डी है टेपिटम में। तो याद रख लेना जो जनन छिद्र है, ठीक है, जर्मपोर है वो, ठीक है, तो वो कहाँ होते हैं? तो याद रख लेना वो होते हैं एक्साइन में, ठीक है। चलिए, जनन छिद्र का मुख्य कार्य क्या होता है? जो जनन छिद्र है उनका मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन, पराग नलिका का निकलना, पॉलन ट्यूब इमरजेंस, भोजन संग्रह, फूड स्टोरेज, जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, जल्दी से आप लोग सोचो, मैं पानी पी लेती हूँ जब तक गला सूख रहा है, ठीक है। चलिए, जनन छिद्र का मुख्य काम क्या होता है बेटा? थोड़ा सा और पी लेने दो। चलिए भाई, ठीक है। देखिए, तो इसका कार्य होता है बेटा पराग नलिका का निकलना, ठीक है, जनन छिद्र का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कण जीवाश्म के रूप में क्यों सुरक्षित रहते हैं? ऑप्शन ए है पानी की वजह से, बी है स्पोरुलिन की उपस्थिति से, सी है प्रोटीन की वजह से, डी है स्टार्च की वजह से। याद रख लेना बेटा, परागकण है जीवाश्म के रूप में इसलिए सुरक्षित रहते हैं स्पोरुलिन की उपस्थिति के वजह से, ठीक है ना। चलिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है जो याद ही रखना है। एक्सिन आउटर लेयर होती है स्पोरुलिन, एंटाइन इनर लेयर होती है सेलुलोज एंड पेप्टिन, जर्मपोर साइट ऑफ पोलन ट्यूब इमरजेंस। चलिए बच्चों, आगे बढ़ती हूँ उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को शेयर कर दो अपने, कम से कम, ज़्यादा नहीं जोड़ सकते हो तो 5 तो जोड़ो ही फ्रेंड को, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट तो करना ही करना है कैसी क्लास लगी, नहीं तो फिर दूसरी क्लास नहीं आएगी। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, दूसरी क्लास नहीं आएगी, ठीक है ना। देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हो तो मेरे को अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। जब आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो, तो फिर मेरा मन नहीं करता है कि मैं क्लास दूं या ना दूं, क्योंकि बच्चों को अच्छा ही नहीं लग रहा होगा तो क्यों पढ़ाऊं। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो कि दीदू हाँ, हमें हेल्पफुल क्लास लगी है, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो मेरी मेहनत किसी के काम आ रही, नहीं तो मैं उसी बड़बड़ाती रहूँ और आप लोगों को काम ना आए, ठीक है। तो कमेंट करके जाया करो, ठीक है। 2 चीज़ करना है, भले ही सब्सक्राइब मत करना आप लोग, लाइक मत करना वीडियो को, ठीक है, बट आप लोग शेयर कर देना जिससे दूसरे बच्चों को फ़ायदा मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और क्या कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, बस 2 चीज़ें कर देना। लाइक मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 चीज़ें कर देना, शेयर कर देना और अपने एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं। परागकण की आंतरिक भित्ति क्या कहलाती है? एक्सिन, टेपिटम, एंटाइन या एंडोथीसियम। तो देखिए, परागकण की आंतरिक भित्ति क्या कहलाती है, बता दिया था, एंटाइन कहलाती है। एंटाइन किससे बनी होती है? एंटाइन स्पोरुलिन से, सेलुलोज और पेप्टिन से, या प्रोटीन से, या लिपिड से। ऊपर बता दिया किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेप्टिन से, पैक्टिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण का जीव द्रव किससे घिरा होता है? बेटा, जो परागकण का जीव द्रव है वो किससे घिरा होता है? तो याद रख लेना, वो घिरा होता है प्लाज्मा झिल्ली से, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व, क्या पूछा है, परिपक्व परागकण में कितनी कोशिकाएं होती हैं? हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर पोलन ग्रैंड। तो याद रख लेना, उसमें जो कोशिकाएं होती है बेटा वो 2 होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल्स क्या कार्य करती है, का कार्य क्या है या क्या कार्य करती है?
भोजन संग्रह, नर युग्मक बनाना, जल अवशोषण या शोषण। याद रख लेना बेटा, जो कायिक कोशिका है उसका काम होता है भोजन संग्रहण। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन कोशिका जेनरेटिव सेल का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जेनरेटिव सेल तो भोजन संग्रह ऑप्शन ए है, बी है नर युग्मक का निर्माण, सी है सुरक्षा, डी है प्रकाश संश्लेषण। तो याद रख लेना इसका काम होता है जेनरेटिव सेल का, वो होता है नर युग्मक बनाना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायक कोशिका कैसी होती है। जो कायक कोशिका होती है वेजिटेटिव सेल होती है वो कैसी होती है, स्मॉल, लार्ज, डेड, राउंड। याद रख लेना वो होती है बड़ी, लार्ज। जनन कोशिका कहाँ पाई जाती है, बाहर, इनसाइड वेजिटेटिव सेल, न्यूक्लियस में या फिर इन एक्सन में, महावित्ती में। तो याद रख लेना जनन कोशिका कायक कोशिका के भीतर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से रीड करना आप लोग। देखिए 1 मिनट रुकना, इसको सही कर लेती हूँ मैं फ्रंट फॉर्म में। ठीक है ना, ओए नो बेटा, चलिए यार सब गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सही करो तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो जनन कोशिका के पढ़ रहे थे हम क्वेश्चन। तो चलिए बेटा, निषेचन ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ बेटा, अभी ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ बेटा, ये भी नहीं हुआ। ऊपर थे अभी, आज इतने क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे बेटा। ठीक है ना, ये भी नहीं हुआ बेटा, ये भी नहीं हुआ बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, मैंने बताया था ना। तो बेटा मेरे को लग रहा है कि आज का हमें सेशन एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बेटा कुछ ऐसे ही डले हैं पीडीएफ, उसे मुझे चेक करना है। ठीक है ना, तो मैं आज पढ़ा नहीं पाऊंगी पूरे। देखिए बेटा, तो देखिए बेटा ढूंढ रही हूँ मैं, 1 मिनट रुकना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लाड़ लो। देखिए बेटा, चलो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, गुस्सा आ रहा है, मैं ले नहीं रहा है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, पीडीएफ बड़ी है बेटा, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है ना, तो चलिए 1 मिनट रुकना तुम, कुछ करती हूँ, कुछ करती हूँ, कुछ करती हूँ, कुछ करती हूँ, क्या ही करूँ बेटा। चलिए बेटा, आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, बच्चे हुए क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, वो अंदर हो गया, क्वेश्चन नंबर नहीं डाले आज मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे एनसीईआरटी की लाइन से बेटा, और नंबर नहीं डाल पाए मैंने। जहाँ से क्वेश्चन खत्म हुए हैं वहीं से मैं कल के सेशन में बेटा स्टार्ट करूँगी। ठीक है ना, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डेली क्लास से जुड़ना है आप लोगों को। MPPNST में बेटा माइनस मार्किंग हो गई है, तो अब आपको MCQ प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगी, डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा। मैं वादा करती हूँ अब बायोलॉजी आपकी पूरी कवर करवा दूंगी, और याद रखना सिर्फ क्लास 12th का पढ़ना है आपको। और रही फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात, तो देखिए बेटा मैं अभी आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मैं बायोलॉजी की कह देती हूँ। बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी के मैं कंफर्म आपको MCQ करवा दूंगी हर एक लाइन से, जैसा कि आज करवाए। अब एनसीईआरटी पढ़ना आप लोग शुरू से, और जहाँ तक क्वेश्चन करवा दिए वहाँ पर एंड करना, और इन क्वेश्चनों को बताना आप लोग कैसे लगे। ठीक है, चलिए रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब भले ही चाहे नहीं करना, लेकिन प्यारा सा कमेंट और लाइक नहीं, प्यारा सा कमेंट और शेयर, 2 चीज़ें करना है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं करोगे बेटा तो देखिए मुझे मोटिवेशन, देखिए आपका एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है कि हाँ आप लोगों को अच्छी लग रही है क्लास, ठीक है बेटा। बाकी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मेरा एक मोटिव है, जो भी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। और देखिए एक बात और, क्यूआर कोड पर जितना हो सके आप लोग प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट से जितना हो सके मदद करो, जिससे आपको एक डिजिटल बोर्ड ले सकूं। मेरी मदद कुछ आप लोगों की, जिससे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन एक डिजिटल बोर्ड के थ्रू फेस टू फेस जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सकूं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। कुछ मैं जोड़ूंगी बच्चों, कुछ आप जोड़ना, ठीक है ना। चलिए मिलती हूँ कल।